चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है क्लास 10th का चैप्टर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 3 में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बातें कर रहे हैं। लिनियर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, दो इक्वेशन हमेशा रहेगा। होल रिपोर्ट ये लास्ट क्लास की है, आपके ग्रुप में ऑलरेडी सेंड किया जा रहा है। बस हमें इसको इंप्रूव करने की जरूरत है कि ये सारे स्किप नहीं होने चाहिए। बाकी आंसर आप लोग अच्छे तरीके से कर ही रहे हो। मोस्टली सभी बच्चों का नाम ग्रीन या येलो में आ रहा है। आप ट्राई करो, जिनका भी कुछ आंसर गलत हो जा रहा है ट्राई करो कि आप धीरे धीरे इसको सुधारिए, ठीक है। बस टाइम लेकर आंसर कीजिए, आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो सिंपली हमने ये देखा था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसके ग्राफ कैसे बनाते हैं। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने ये सीखा था, सर कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर उसका जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ ax + by + c = 0, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक सीधी लाइन होगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सीधे हमने पढ़ रखा है, कोई भी रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सीधा लाइन होगा। तो इस पे अनेकों पॉइंट होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इसके हल होते हैं, ठीक है। और इसका जो भी हल होगा वो इसका जो भी हल होगा वो सारे के सारे इस लाइन पर स्थित होंगे, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक समीकरण देकर मैं एक समीकरण दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पॉइंट इस समीकरण पर स्थित है कि नहीं है, तो आपने बस इतना देखा था, सर पॉइंट को मान लो 0.23 दे रखा हो, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 पुट कर देंगे समीकरण में। और अगर समीकरण में पुट करने पर LHS RHS के बराबर आ जाता है तो वो बिंदु समीकरण के ग्राफ पर स्थित होगा। अगर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आता है तो कहेंगे सर स्थित नहीं होगा। बस इतना हमें देखना था, ठीक है। क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, या तो यस नो क्वेश्चन होगा, या फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से पॉइंट स्थित हैं, या फिर पूछा जाएगा कौन से पॉइंट स्थित नहीं है, ठीक है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन रिकॉल में करते हैं, रिकॉल के थ्रू समझते हैं और भी चीजें। क्वेश्चन ऐसा लास्ट क्लास में किया गया था आपका, शायद लास्ट क्लास में पूछा गया था कि कौन सा पॉइंट स्थित नहीं है। आज मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। तो बस देखो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है। पोल आपका ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। हड़बड़ी मत करना, आराम से करिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, एक समीकरण दिया गया है 3x - y = 9। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जो संतुष्ट करेगा वही आंसर बनेगा, ठीक है। आंसर अभी आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। माइक बंद रखिए, चैट तो बंद ही है। देखिए क्या आंसर बनेगा, बैठे मत रहिए, आराम से करो। बस पिछले क्लास का ही टॉपिक है हमारा। तो एक एक इसमें टाइम लग सकता है, बिल्कुल आपका टाइम लगेगा। आपको एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा पॉइंट पर LHS RHS के बराबर आएगा, बस यही देखना है। और पॉइंट में x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, ये आपको पता है। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा आपको और पहले ज्वाइन करना है ताकि कुछ भी मिस ना हो हमारा, ठीक है। ऐसे कुछ भी मिस नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही किया, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 14 आंसर आ चुके हैं मेरे पास। 14 में 11 सही, 3 गलत, ठीक है। 3x - y = 9, ये एक आलेख दिया गया, एक समीकरण दिया गया है। बोला गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इसके ग्राफ पर लाई करेगा, इसके ग्राफ पर स्थित होगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 8 पुट करिए, देखिए कि इस पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी मैं बोल रहा हूँ संतुष्ट या सेटिस्फाई, मतलब LHS RHS के बराबर आना। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 9 पुट करने पर बायां साइड का वैल्यू 9 आना चाहिए, तब जाकर वो लाई करेगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 सेकंड और रुकते हैं, बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अभी बिल्कुल सही है स्क्रीन, लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में आपको दो चीज करना, थोड़ा वेट कर लिया करो, अगर नहीं आ रही हो तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। और कुछ नहीं होता, बस नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और।
हाँ जी जाइए, अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 23 आंसर आ चुके हैं, 23 में 16 सही, बढ़िया। ट्राई तो करिए, सारे लोग ट्राई करिए, जितने बच्चे हो कोशिश करो। 25 आंसर आ चुके हैं, नाइस। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो क्लास में 26 बच्चों ने आंसर किया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूं, आपका देखते हैं क्या आंसर बनेगा। ठीक है, चैट ऑन। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाओ किसी रीजन से तो चैट में लिख देना, अदरवाइज पोल में आंसर कर दिए हो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो बायां साइड क्या है, LHS 3x माइनस वाई, दायां साइड क्या है हमारा 9। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, तो ऑप्शन ए को देख के मुझे बताइए आप लोग, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एक्स का वैल्यू कितना है। कोई भी पॉइंट को हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई। तो एक्स का वैल्यू बोलेंगे सर 4 है, वाई का वैल्यू कितना है 8 है। तो इसको पुट करिए आप समीकरण में, तो एलएचएस में अब पुट करोगे, एलएचएस है 3x माइनस वाई, तो 3 इंटू एक्स की जगह पर 4 रखा, वाई की जगह पर हमने 8 रखा। इसको सोल्व करने पर कितना मिल रहा है, 12 माइनस 8 कितना आया आपका, 4 आ रहा है। 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा। ये 9 के बराबर नहीं आया ना, आप कहोगे सर आरएचएस तो हमारा 9 है। ठीक है, आरएचएस दाया साइड 9 है, तो आप बोलोगे सर ये 4 9 के बराबर नहीं आता, ये आरएचएस के बराबर नहीं आया। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है समीकरण को, मतलब ये हल नहीं होगा, मतलब ये समीकरण के ग्राफ पर स्थित नहीं होगा, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में लिखा गया है, एक्स का वैल्यू मुझे बता दो आप लोग जल्दी से, फिर से तो वही दिख रहा है, एक्स का वैल्यू 4 ही दिख रहा है, वाई का वैल्यू बताइए, वाई का वैल्यू 2। 2। तो एलएचएस में पुट करेंगे, यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करोगे सर एलएचएस कितना है, एलएचएस तो वही है 3x माइनस वाई, 3 इंटू एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर आपका 2। इसको सोल्व किया तो मिल रहा है 12 माइनस 2, 12 में से 2 घटाएंगे 10 मिल जाएगा, जो कि आरएचएस के बराबर नहीं आया। आरएचएस तो हमारा 9 है। ठीक है, आरएचएस हमारा 9 है, तो कहेंगे अगेन एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, यह भी हल नहीं होगा और यह भी स्थित नहीं होगा ग्राफ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करोगे, एक्स का वैल्यू यहाँ भी 4 है, वाई का वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, पुट करिए एलएचएस में, तो एलएचएस में पुट करने पर मिल रहा है 3 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 तिया 12 में से 4 तिया 12 में से 3 घटाओगे ना 3, तो 12 में से 3 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 9, और 9 देखिए हमारा आरएचएस था। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये आरएचएस के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखा एलएचएस जो है सर आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, एलएचएस भी 9 आरएचएस भी 9 आ गया 4 3 पर, तो हम कहेंगे सर ये वाला पॉइंट बिल्कुल हमारे समीकरण के आलेख पर स्थित होगा, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, काफी सारी चीजें निकल कर आती है, सिंपली आप बोलोगे सर यही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं भी चेक करें तो हमारा तो आंसर मिल गया। ठीक है, 3 4 को चेक करोगे पुट करके, मैं करके दिखा देता हूँ। आप अगर 3 4 पुट करोगे एलएचएस में तो कितना मिल रहा है बताओ, ये बता दो आप लोग कितना सॉल्व करके आ रहा था। 3 इंटू 3 माइनस 4 कितना आ रहा था, 9 माइनस 4 ये 5 आ रहा है, 5 जो कि दिख रहा है सर आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको सर ये अभी एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आया? तो यही चीज हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे चेक करते हैं कि कोई पॉइंट समीकरण के आलेख पर स्थित है या नहीं है। ठीक है, बस हमें देखना होता है एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं है, बराबर है स्थित होगा, बराबर नहीं है स्थित नहीं होगा, बस इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। आज का टॉपिक क्या है, देखो आज जो हमारा क्लास का टॉपिक है उन क्लासेस में से एक क्लास है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% मान के चलो, यहां से क्वेश्चन आज के क्लास के टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ठीक है, आज के पोल में जो भी क्वेश्चन मैं लिया हूं या जो भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के ही लिए गए क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ध्यान से डेली पढ़ना है। तो अभी समझते हैं कि क्या क्या चीज पढ़ना है आज। संगत यानी कंसिस्टेंट, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। हेडिंग लगाइए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में और हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में। ठीक है, हेडिंग लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा। अगर आपने नोट्स बनाओगे तो पोल में सारे क्वेश्चन सही करोगे, एग्जाम के टाइम पर आप रिवाइज काफी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी। ठीक है, तो संगत और असंगत का मतलब क्या है, सिंपली ये समझिए, जब भी आप एक वर्ड लिखा हुआ देखो संगत, तो और भी वर्ड है, आप इसको काफी अलग अलग नाम देते हैं, वो मैं सारे बता दूंगा, पहले आप पहले जो पढ़ा रहे हो वो समझिए। संगत कहने का मतलब कंसिस्टेंट, इंग्लिश में कंसिस्टेंट लिखना। और संगत का मतलब क्या होता है, किसी समीकरण का हल होना।
किसी दो चर वाले समीकरण का, ठीक है, उसका हल होना, मतलब कम से कम अगर एक हल भी होगा तो उसको कहेंगे संगत समीकरण युग्म, ठीक है। दो इक्वेशन दिए रहेंगे। अगर मैं कह रहा हूं असंगत, असंगत कहने का मतलब इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हल नहीं होना, ठीक है। तो सिंपली समझिएगा, हल नहीं होना, बस इतना या लिख लो, ठीक है, हल नहीं होना मतलब कम से कम अगर एक हल भी होगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक हल होगा तो उसको संगत बोलेंगे क्या संगत बोलेंगे एक हल के केस में, बताइए। अगर एक हल होगा तो बोलेंगे संगत है, क्योंकि हल होना मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे संगत है। अगर दो हल है तो भी संगत है, अगर तीन हल है तो भी संगत है, अगर बोलेंगे अनंत हल है, अनगिनत हल है, तो भी संगत है। तो चाहे एक हल हो, दो हल हो, तीन हल हो, अनंत हल हो, संगत ही होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। अगर हल नहीं होगा मतलब नो सॉल्यूशन का केस है, अगर कोई ऐसा दो समीकरण लिखा हुआ है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसको असंगत कह देंगे। तो ये लिखा आप सभी ने, संगत कहने का मतलब कम से कम एक हल होना, हल होना मतलब कम से कम एक हल होना, और असंगत कहने का मतलब कोई भी हल नहीं होना, ठीक है। एक चीज ये समझ गए, उसके बाद इसको रिलेट करेंगे आगे। अभी ये समझते हैं, आपने ये पढ़ रखा है कि सर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधा लाइन बनेगा। अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर या एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, मैं इन जनरल ग्राफ ही लिख दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप ग्राफ लिख लो, ग्राफ से जल्दी रिलेट कर पाओगे, जनरली ग्राफ ही बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा सर एक सीधा लाइन बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है, एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है, एक लाइन बनेगा। अगर मैं युग्म की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर युग्म लिखा गया है क्योंकि हम हमेशा आपको बताया युग्म मतलब जोड़ा, और इस चैप्टर में हमेशा युग्म की बातें करेंगे। तो युग्म का जनरल फॉर्म क्या होता था, आपने बोला सर ऐसा कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और समीकरण आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसा तो मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले अगर युग्म रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दो समीकरण दिखेगा। तो इसमें मुझे बताओ कि आप अगर इसका, ये तो पता है सर इसका लाइन बनाएंगे तो यह भी एक लाइन बनेगा, इसका भी एक लाइन बनेगा, तो टोटल अगर मैं इन दोनों समीकरण का इक्वेशन बना दूं एक ही ग्राफ पर, तो टोटल कितने लाइन बनेंगे, दो लाइन, कितने लाइन बनेंगे, एक लाइन बनेंगे कि दो लाइन बनेंगे, दो अलग अलग समीकरण है तो इस मान लो अगर मैं कह रहा हूँ ये समीकरण नंबर 1 है, इसका एक लाइन बनेगा समीकरण 1 का, और इसका भी एक अलग लाइन बनेगा समीकरण 2 का, तो दो अलग अलग लाइन बनेंगे। अब दो लाइन अगर एक ही ग्राफ पर हम बनाए, एक ही पेज पर दो लाइन आप बनाओगे तो टोटल तीन पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब समझिए वो तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा था कि कितने पॉसिबिलिटी होंगे, मैं पूछ रहा था कितना लाइन बनेगा। तो लाइन दो बनेगा, अब वो दो लाइन तीन तरीके से ओरिएंटेड हो सकती है, पोजीशन उसकी तीन टाइप की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है कि सर पहला लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर ले, काट दे किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। हो सकता है सर पहले लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाए, ठीक है, पहला लाइन जो बनाया उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी चला गया सर, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला लाइन और पैरेलल हो दूसरा जाए। लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। सभी लाइन के पास आप इसको बना रहे हो ना, लाइन के ऊपर ऐसा तीर लगा लीजिएगा, ठीक है, ये तीर होना जरूरी है, लाइन का मतलब ये है कि कभी भी खत्म नहीं होगा वो, ठीक है। तो या तो बोलोगे सर या तो क्या होगा एक जगह पर काटेगा, या फिर एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, या फिर पैरेलल हो जाएगा मतलब समांतर हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के बारे में हम लोग अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका मतलब निकलता है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारी चीज नोट करिएगा। तो यही तीन चीज बताया कि या तो हो सकता है सर प्रतिच्छेदी रेखा जिसको इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं, या तो संपाती, ये नोट कर लीजिएगा, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है तो इसको कहते हैं संपाती। संपाती कहने का मतलब कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा लाइन, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है सर लाइन कैसा होगा, तो आपको बोलना होगा संपाती होगा, ठीक है। संपाती कब होगा, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक दूसरा लाइन चला जाए। पैरेलल कब होगा, समांतर कब होगा, जब एक दोनों लाइन के बीच दूरी हमेशा समान रहे, कुछ भी कॉमन पॉइंट ना मिले, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहे जो दोनों में कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो सर यही तीन कंडीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, केस बनाकर पढ़ेंगे। पहला केस 1,
ठीक है, जब हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग हो। फिर देखेंगे सर अगर समपाती रहेगा तो क्या होना चाहिए, अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर चीज ध्यान बता रहा हूँ, अभी आपको लाइन बनाना नहीं, ऐसा नहीं करना कि ग्राफ बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। ग्राफ बनाने वाला चीज मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में या उसके बाद में, ठीक है। अभी बस आपको ये बता रहा हूँ पोजीशन से हम क्या क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या हम समझ सकते हैं, ठीक है। आपको ग्राफ अगर दिया रहेगा तो आप क्या क्या उससे समझ सकते हो। अगर पहला केस, अगर हमने मान लो दो समीकरण में लिख दे रहा हूं, समीकरण एक मान लो लिखा a1x, बाद में जनरल फॉर्म लिख रहा हूं b1y प्लस c1, ये लिखिए मत, अभी मत लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक और समीकरण लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मैं कह रहा हूं इसका जब हमने लाइन बनाया तो एक लाइन बना, मान लो इसको हमने नाम दे दिया कि सर ये लाइन जो है L1 है। जब इसका लाइन बनाया तो इसका भी लाइन बना, ग्राफ बनाया तो इसका भी लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको नाम दे दिया L2। तो यहाँ बोलो सर ये L2 है और ये वाला हमारा L1 है, ठीक है। तो L2 L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो समीकरण का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दो समीकरण का ग्राफ हमने बनाया जैसे सिखाया था ग्राफ बनाने के लिए, और वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, तीन चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने बोला L1 और L2 दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसे केस में पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि समीकरण युग्म का सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। एक हल होने का मतलब अद्वितीय हल। ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक हल ना लिखकर ये वर्ड लिख दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर अद्वितीय हल कहते हैं इसको, सिर्फ एक हल होने का मतलब अद्वितीय हल होना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक हल क्यों होगा, कोई आपसे पूछता है कि मान लो मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, कारण भी जानिए आप। मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ लाइन L1 के ऊपर टोटल कितने बिंदु हैं, इसका आंसर बताइए। लाइन L1 के ऊपर टोटल कितने बिंदु हैं, अनगिनत बिंदु, एक बिंदु है। लाइन L1 के ऊपर सिर्फ एक बिंदु है क्या, बताओ। नो सर, बहुत सारे। बहुत सारे कह सकते हो, अनगिनत बिंदु हैं सर इस पे तो, ठीक है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। उसमें से कुछ बिंदु मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको बनाकर, ठीक है तो अनगिनत, उसमें से कुछ बिंदु मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया। L2 के ऊपर कितने बिंदु हैं, L2 के ऊपर भी इनफाइनाइट है, अनगिनत है, ठीक है। उसमें से कुछ बिंदु मैं आपको बनाकर दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ बिंदु बनाकर दिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि L1 और L2 एक दूसरे को कितने पॉइंट पर काट रहे हैं, एक पॉइंट सिर्फ पर। एक पॉइंट पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर L1 और L2 में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। अब सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, बस ये ध्यान दीजिए कि यह वाला जो पॉइंट है यही पॉइंट ऐसा है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, ठीक है। तो यह पॉइंट क्या है, L1 का भी हल है, L2 का भी हल है, समझना मेरी बातों को। ये जो पॉइंट है, मान लो इसका XY कुछ पॉइंट आएगा ना, ये जो पॉइंट है क्योंकि L1 पर है तो L1 का भी हल होगा, L2 पर है तो L2 का भी हल होगा। तो हम कह सकते हैं सर L1 और L2 दोनों का हल है, इसका मतलब ये युग्म का हल है, मतलब इस पेयर का हल है। युग्म की बातें कर रहे हैं ना, जोड़ा की बातें कर रहे हैं, एक समीकरण के हल की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों ही समीकरण का हल होगा। तो इसको कहते हैं सिर्फ एक ऐसा एक ही पॉइंट होगा सर जो दोनों के लाइन पर स्थित है, तो इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो ये समझ में आया कि एक हल क्यों होता है, क्योंकि एक ही जगह पर काट रहा है, तो जितने जगह पर काटेगा वही तो हल होगा। तो आप कहोगे सर एक जगह पर काट रहा है तो एक हल होगा, एक हल को ही यूनिक कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे केस में हल होता क्या है, हल बस सिंपली आप बोलोगे सर वही पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, वही वाला पॉइंट होता है जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर प्रतिच्छेद बिंदु। और इसको हम क्या कहते हैं, मुझे आप लोग बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, पहले आप बताओ। एक हल है, एक हल होने का मतलब क्या बोला, संगत या असंगत, संगत, आपको पहले ही बताया था। हल होने का मतलब संगत होना, ठीक है। तो आपको सर एक हल रह रहे चाहे अनेक हल रहे, होगा तो संगत। तो आपको सर इसे संगत यानी कंसिस्टेंट कहते हैं, वैसे वाले को संगत या कंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे तीनों ही चीज आपको ध्यान रखने हैं। पहला चीज कि सर ऐसे केस में अगर लाइन एक दूसरे को काटेगा तो यूनिक हल होगा, यूनिक कहने का मतलब अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल होगा। लाइन एक दूसरे को काटेगा
और इसको संगत हल कहते हैं, संगत समीकरण युग्म कहते हैं। समझ में आया? कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े, अगला पोजीशन को देखें। अब अगला रिकॉल करवा दूंगा, चलो एक बार मैं फिर से इसको बताता हूं। ये समझिए, आपने बोला सर अगर काट रहा है कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, जल्दी से बोलोगे सर। एक पॉइंट कॉमन है, एक जगह पर काट रहा है, एक हल होगा। ठीक है, एक हल को कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, देखो सारी चीज एक ही बात से निकलते जाएगा, अद्वितीय। ठीक है, यूनिक। एक हल है इसका मतलब संगत होना, एक हल है मतलब संगत होना। हल होगा क्या? यही वाला पॉइंट होगा, जहां पर काट रहा है यही वाला हल होगा। समझ में आया सारा चीज कैसे रिलेटेड है? अगर एक चीज भी आपको समझ में आ रहा है, सारा चीज रिलेट कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे। सर केस 2, अगर संपाति, संपाति का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, मान लो अगर L1 बनाया और L2 बनाया, दो लाइन आपने बनाया, कुछ ऐसा बन गया L1 और L2, एक के ऊपर एक दूसरा लाइन चला गया। अब मैं आपसे पूछूं अगेन कि मुझे बताओ L1 के ऊपर कितने पॉइंट हैं, क्या आंसर दोगे? L1 के ऊपर सर अनेक पॉइंट है, अनगिनत। L2 के ऊपर कितने पॉइंट है? अनगिनत। अब मैं आपसे पूछूं कितना पॉइंट ऐसा है जो L1 और L2 दोनों पर है, तो आप कह सकते हो सर जो भी पॉइंट L2 पर है वो सारा का सारा पॉइंट L1 पर भी होगा। जो भी पॉइंट L1 पर है वो सारा का सारा पॉइंट L2 पर भी तो होगा। अगर मैं इसी के ऊपर दूसरा लाइन बना दूं, मान लो दोनों ही लाइन ऐसा बना दूं कि आपको पीछे वाला लाइन दिख ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कोई पॉइंट बनाता हूं जो L1 पर है, L1 और L2 नाम दे दिया, तो L1 पर जो भी पॉइंट होगा वो L2 पर भी होगा, दोनों ही पर है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोलोगे? सर जो भी L1 का हल होगा वो L2 का भी हल होगा, तो L1 का अनेक हल है तो L2 का भी अनेक हल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन क्या क्या बताना है। अगर कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो ऐसे केस में हम क्या क्या बोल सकते हैं? पहला चीज तो ये बोलेंगे कि सर समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे? क्यों का जवाब मैंने दे दिया आपको, क्योंकि जो भी पॉइंट L1 पर होगा वो L2 पर भी होगा। तो L2 के अनेकों हल हैं, अनगिनत हल हैं। तो L2 के अगर अनेकों हल हैं तो L1 के भी अनोखे हल हैं, तो वो सारे के सारे हल L1 के भी होंगे। तो ऐसे कह सकते हैं, इस युग्म की बात करें तो जो भी हल L2 का होगा वो L1 का भी होगा, तो इस युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अनगिनत ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों ही पर स्थित है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक जगह पर काट रहा है, ये तो अनेकों जगह पर काट रहा है, हर बिंदु पर ही काट रहा है। ठीक है, हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, एक के ऊपर एक चला गया। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे? सर अनगिनत हल, अपरिमित। देखो अलग अलग लैंग्वेज लिखा जा सकता है, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, एक वर्ड और ध्यान रखिएगा, संपाति के केस में जो लाइन बनते हैं, जो युग्म बनते हैं, इसी का एक और नाम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नाम क्या है? इसको कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट, ये याद रखिएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, पिछले बार जो पढ़ा था उसमें डिपेंडेंट नहीं लिखा था, पिछले बार भी कंसिस्टेंट था। इसमें हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट मतलब आश्रित। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आश्रित। तो जब भी आश्रित लिखा रहे ना, तो आश्रित का मतलब बस इतना समझना कि सर ये कोइंसिडेंट यानी संपाति वाला केस है। ठीक है, आश्रित युग्म, आश्रित युग्म। तो आश्रित मतलब अनगिनत हल, आश्रित कहने का मतलब अनगिनत हल, डिपेंडेंट कहने का मतलब अनगिनत हल। ठीक है, और ऐसे केस में क्या कहेंगे मुझे बता दो, अगर इसके अनगिनत हल है तो संगत होगा कि असंगत होगा? संगत। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर कम से कम एक हल भी होगा तो संगत होगा, तो यहाँ तो अनेक हल है तो संगत ही होगा। ठीक है, कम से कम एक तो हल है ना, तो कहेंगे संगत हल होना। और कैसा संगत, कोई आपसे और डिटेल में पूछे कि संगत तो ठीक है लेकिन कैसा वाला संगत, तो आप कह सकते हो सर ठीक है, आश्रित संगत। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, ये भी नोट कर लीजिएगा, आश्रित संगत। ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इसका एक स्पेशल नाम होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आपके होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अनेकों हल होंगे। ठीक, अनेकों हल क्यों है? क्योंकि अनेकों पॉइंट है जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो यहां से मान लो फिर से दो इक्वेशन दे दिया, वही चीज कर रहे हैं। मान लो सर दो समीकरण दिया गया है, दोनों का लाइन हमने बनाया, पहले वाला लाइन आपका L1 दिखा, दूसरा वाला लाइन हमारा L2 दिखा। कुछ ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे का समांतर है। अगेन मैं से आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ L1 के ऊपर टोटल कितने पॉइंट हैं?
अनंत है। हर बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अनगिनत है, किसी भी लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट है, L2 के ऊपर भी अनगिनत पॉइंट है, तो हाँ L2 के ऊपर भी अनगिनत पॉइंट है। अब जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने पॉइंट हैं जो L1 पर भी है और L2 पर भी है? अनगिनत पॉइंट। मैं फिर से सुनो क्वेश्चन, ऐसे कितने पॉइंट हैं जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, दोनों ही पर है? एक भी नहीं, ठीक है। ऐसे केस में बोलोगे सर दो समांतर रेखा एक दूसरे, अभी माइक बंद कर लो, ठीक है, अभी माइक ऑन कर लिया था ना, अभी बंद कर लो सभी लोग। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता, समांतर रेखा आप चाहो कितना भी बढ़ा लो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। जैसे ट्रेन की पटरी तो काटती भी है, लेकिन एक जनरल में एग्जांपल के तौर पर समझा रहा था, तो यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर ट्रेन की पटरी को एज्यूम करें तो बिल्कुल पैरेलल दिखती है, ठीक है, ऐसा। तो आप कहोगे सर पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता, समांतर लाइन कभी नहीं काटता, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा। मान लो पॉइंट ए बनाया, देखो पॉइंट ए बी पर नहीं है, अगर मैं लाइन L2 पर नहीं है, अगर मैं पॉइंट सी बनाया तो सी देखो L2 पर है तो ए पर नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो L1 पर भी है L2 पर भी है, तो आप बोलोगे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, तो इसके कितने हल होंगे, तो बोलेगे सर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई हल ऐसा नहीं होगा जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करे और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करे, ठीक है। ऐसा कोई हल नहीं होगा जो इन दोनों ही समीकरण को एक साथ संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पर देखो समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजें। यहाँ पर समीकरणों क्यों लिखा गया है, समीकरण क्यों नहीं लिखा गया? इंग्लिश में देखोगे तो इक्वेशन इक्वेशन नहीं लिखा रहेगा, इक्वेशंस लिखा रहेगा, ठीक है। इक्वेशंस कहने का मतलब क्या, यहाँ पर समीकरणों की बात की जा रही है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही को संतुष्ट कर दे, मतलब इन दोनों के ग्राफ पर आ जाए, ठीक है। क्योंकि कोई आपसे अगर पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो सिंपली आप बोल दोगे सर इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जहां पर एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो L1 और L2 दोनों ही पर स्थित है, कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो L1 और L2 दोनों पर स्थित है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को संतुष्ट कर ले, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों का हल हो जाए। इसका मतलब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण L1 का कुछ हल हो सकता है, L2 का कुछ हल हो सकता है, लेकिन युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। और हल नहीं होने का मतलब क्या कहेंगे, इसको संगत कहेंगे क्या असंगत कहेंगे? इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे, असंगत कह देंगे, ठीक है। तो इसको इनकंसिस्टेंट क्यों कहते हैं, असंगत क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई हल नहीं हुआ, ठीक है। हल नहीं हुआ, हल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काट नहीं रहा, एक दूसरे का पैरेलल चला गया, कहीं नहीं काटेगा तो कहेंगे सर असंगत है। तो सारी चीज रिलेट किया आपने, रिलेट करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। याद इतना नहीं करना है, ठीक है, याद तो करेंगे ही लेकिन रिलेट करके सारी चीजें। तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। अगर लाइन ऐसा बनेगा, देखो एक ही चीज सारी चीज निकलती जाएगी, इसमें कितना हल बताओ मुझे, माइक ऑन करके बताओ, कोई इशू नहीं है, कितना हल? वन यूनिक सॉल्यूशन। एक हल। एक हल। क्यों एक हल? क्यों एक हल? क्योंकि एक ही बार काट रहे हैं ना, इसलिए। क्योंकि एक ही बार काट रहा है, ठीक है, एक ही बार काट रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसको एक और कुछ नाम दिया था क्या, एक हल वाले को क्या नाम दिया था? अद्वितीय हल, ठीक है। एग्जाम में एक हल नहीं लिखा रहेगा, अद्वितीय हल लिखा रहेगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी है। यूनिक सॉल्यूशन। संगत या असंगत? संगत। एक हल है ना तो बिल्कुल संगत होगा, संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसको डिपेंडेंट बोलेंगे क्या? नो सर। इसको डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको आश्रित ही बोलेंगे, ठीक है। ये आश्रित नहीं होता, आश्रित वाला एक के ऊपर एक चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बस इतना समझ लिया। उसके बाद मुझे बताओ, चलो अगला के इसी पेज पे लिख ले, चलो अगले पेज पे करते हैं। अगर मैं ऐसे बना दिया, एक लाइन दूसरा लाइन पैरेलल चला गया, इसको क्या बोलेंगे, कितने हल? एक जीरो। नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं, हल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों पर है, ठीक है, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो कॉमन है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, संगत या असंगत? असंगत। असंगत, ठीक है, यानी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या होगा? अच्छा इसका नाम क्या होता है, समांतर रेखा होता है। और अगला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर समपाती, ठीक है, इसको कहते हैं समपाती रेखा। जब एक के ऊपर एक चला जाए, तो अगर ऐसा रहेगा तो कितने हल होंगे?
अनेक Infinite. अनगिनत, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक, सारे सेम है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अनेकों जगह पर काट रहे हैं सर, जो भी पॉइंट L1 पर है L2 पर भी है। देखो सारी चीज लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, संगत की असंगत? संगत। संगत। इसका कोई स्पेशल भी नाम है क्या? सर ये आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं, ठीक है, इसको ही कहते हैं आश्रित। कभी आपके बुक में दिख जाए तो समझ जाना संपाती होते हैं ये वाले, ठीक है, ये संपाती होते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए, इससे आगे आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब देखो आगे कुछ हमें पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है? क्या अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है सर आपने ऐसे तो बता दिया कि लाइन ऐसे ऐसे बनेंगे, लेकिन अगर हमारे पास सर दो समीकरण लिख के दे दिया जाए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बस मैं आपसे बस समझाने के लिए दो समीकरण लिख दे रहा हूं यहाँ पर। 2x + y = 9 या +9 = 0, ऐसे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं आपसे पूछूं ये संगत है कि असंगत है, इसका लाइन कैसा बनेगा, ठीक है, इसके कितने हल होंगे? तो क्या हम ग्राफ बनाएंगे? नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ बनाकर भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाएंगे तो हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा और एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं देंगे। तो सवाल उठता है कि सर आप ग्राफ बनाने के लिए मना कर रहे हो, क्या हम समीकरण को देखकर बता देंगे क्या कि समीकरण की रेखाएं कैसी होंगी, मतलब लाइन काटेगा कि पैरेलल होगा कि संपाती होगा, लाइन कैसा बनेगा, ये हम लोग देखकर बता सकते हैं क्या? कुछ रूल है ऐसा? बिल्कुल बता सकते हैं। कितने हल होंगे बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? गुणांकों का अनुपात का तुलना करते हैं। अब हो सकता है ये क्या बोल दिया सर आपने, गुणांकों के अनुपात का तुलना, काफी बड़ा वर्ड बोल दिया। तो गुणांक का मतलब आपको पता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे मैंने लिखा a1x, तो x का गुणांक को a1 कहते हैं, प्लस b1y, तो आप कहोगे सर y का गुणांक को b1 कहते हैं, और प्लस c, तो c तो कांस्टेंट वाला टर्म है। मुझे बताओ एक बार, मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि कई बार आप पहले भी पढ़ चुके हो। मैं लिखा 2x - 3y + 9, बस मुझे y का गुणांक बताइए, y का गुणांक -3 सर माइनस। -3 तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -3 हमारा सही आंसर होगा, 3 लिखोगे गलत हो जाएगा क्योंकि गुणांक हमेशा माइनस साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। तो गुणांक आपका -3 आएगा, ठीक है। अब गुणांकों की तुलना कैसे करते हैं समझिए। यहाँ पर अगर हमारे पास दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, पहला समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, दोनों ही x और y में है, रैखिक है, समीकरण युग्म कह सकते हैं, दो समीकरण है। तो यहाँ पर गुणांकों की तुलना कहने का मतलब x का गुणांक आपका a1 है और यहाँ पर नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक a2 है, तो हम a1 बटा a2 निकालते हैं। पहले a1 बटा a2 निकालेंगे, फिर क्या करते हैं सर, यहाँ पर b1 देखिए और यहाँ पे b2 देखिए। अब b1 और b2 का अनुपात निकालिए। अनुपात कहने का मतलब भाग देना। अगर मैं कह रहा हूँ किसी क्लासरूम में बॉयज की संख्या 20 है और गर्ल्स की संख्या 15 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स के अनुपात कितना है संख्या का, तो आप क्या बोलोगे? 4/3 हाँ, 4/3, b बटा जी, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर 20/15 और यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, मतलब अनुपात क्या आया? 4:3 आया। काट के जो सिंपलेस्ट आता है उसको अनुपात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपका कंफ्यूज करो, अभी सुनते जाइए, जब एग्जाम्पल करेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोले सर c1 बटा c2 निकालेंगे, कांस्टेंट वाला का रेशियो यानी अनुपात निकालेंगे, ठीक है। हम लोग निकालते क्या है, अनुपात निकालते हैं या फिर कह सकते हो रेशियो निकालते हैं, ठीक है। किसका? गुणांकों का अनुपात। अब अनुपात जब निकाल लेंगे, a1 बटा a2 कुछ तो आएगा सॉल्व करके, b1 बटा b2 कुछ तो आएगा, c1 बटा c2 कुछ तो आ जाएगा हमारे नंबर के फॉर्म में। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे अभी आपने 3 केसेस देखा ना, केस 1 2 3, उन्हीं तीनों का 3 केस बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। हो सकता है सर a1 बटा a2 जो आए b1 बटा b2 के बराबर ना आए। हो सकता है कि सर a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर आ जाए और b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर आ जाए, मतलब सारे ही बराबर आ जाए। या हो सकता है सर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो आ जाए, लेकिन b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर ना आए, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एक एक करके। पहले केस 1 लेंगे,
फिर केस 2 लेंगे, फिर केस 3 लेंगे, ठीक है। तीनों ही केस को समझिए। पहला केस, जब हमारा कुछ ऐसा आता हो A1, इसको मत देखो आप अभी, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो दो समीकरण कुछ ऐसा लिखा है, मैं इक्वेशन यहां से लेता हूं। अगला जो क्वेश्चन है 5x - 4y + 8, मान लो देखो क्वेश्चन ऐसा आता है आपके एग्जाम में कि इसको देखकर मुझे बताइए कि समीकरण संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो मैं इस समीकरण को लिख लेता हूँ यहाँ पर 5x - 4y + 8, यहीं पर लिख लेता हूँ ताकि आपका साथ के साथ दिखते रहे सारी चीजें। 5x माइनस क्या था 4y + 8, -4y + का 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है हमारा 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 बराबर 0। यही दो समीकरण है हमारे पास। अगले पेज पर लिखा हुआ था, बताना है कि ये संगत है कि असंगत है, क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए। पहले आप लोग मुझे बताओ, जब आप इस वाले समीकरण को इस समीकरण से तुलना करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको तुलना करोगे व्यापक रूप से या मानक रूप से, तो A1 का वैल्यू कितना आएगा? 5 A1 x का गुणांक है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है सर 5। B2 कितना आएगा? -4 y का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है सर -4, ठीक है, -4 लिखेंगे। और C कितना है, C1 कितना है 8 आएगा, कांस्टेंट वाला टर्म है। अब इसी के नीचे आप लोग लिखना A2, B2 और C2, ठीक है, इसी तरीके से लिखना। अच्छा माइक बंद कर लो, अभी चैट में लिखो आंसर, ठीक है, अभी आंसर चैट में, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर A2 का वैल्यू कितना, A2 का वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाले समीकरण को इस वाले से तुलना करेंगे, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आप बोलो सर A2 क्या होता है, x का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है सर x का गुणांक 7 दूसरे वाले समीकरण का। B2 दूसरे वाले समीकरण का y का गुणांक, तो यहाँ पर 6 दिख जाएगा। और C2 दूसरे वाले समीकरण का कांस्टेंट यानी अचर पद, तो यहाँ पर आएगा -9, ठीक है। तो A1 B1, अच्छा यहाँ पर B2 लिख दिया, इसको देखो अगर आपने लिख लिया है तो इसको सही कर लेना। देखो यहाँ मैंने B2 लिख दिया था, इसको B1 कर लो, ठीक है, जो ऊपर में था। तो A1 B1 C1 लिखा, A2 B2 C2 लिखा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, संगत या असंगत बताने के लिए अनुपात निकालिए। सबसे पहला चीज आप A1 बटा A2 निकालोगे। A1 बटा A2 निकालिए, कितना मिल रहा है 5/7। 5/7 A1 का वैल्यू आपका 5 आया था और A2 का वैल्यू आपका 7 आया था, तो A1 बटा A2 किया 5/7 बन गया, ठीक है। ठीक है, हमने इसको लिख लिया A1 बटा A2 5/7। अब क्या करो B1 बटा B2 निकालिए, B1 बटा B2 निकालिए, कितना आ रहा है B1 बटा B2 -4/6। इसको सॉल्व किया और काटा तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3 तो ये मिल रहा है -2/3। यहीं पर दिख गया। अब C1 बटा C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर स्क्रीन रुक रही है क्या, आप सभी को दिख रही है? थोड़ा सा लैग हो रहा है क्या, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ, शायद जो मैं लिख रहा था वो रुक रहा था, अभी ठीक है। तो यहाँ पर आपको C1 बटा C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको साफ दिख गया है यहाँ पर कि सर A1 बटा A2 जो आया था हमारा, A1 बटा A2 5/7 है और B1 बटा B2 जो है वो -2/3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंपली कि सर A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के बराबर नहीं है। A1 बटा A2 जो है वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 5/7 जो है वो -2/3 के बराबर नहीं है ना, ये दोनों अलग अलग चीज आ गई, ठीक है। तो 5/7 और -2/3 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो आप कह सकते हो सर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। अब ये चीज जब आपका निकल कर आता है, जब ऐसा कुछ आता है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको मिटा देता हूं। तो यहां से आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या क्या हुआ, ये नोट करिए, अब जाके ये सारी चीज जरूर नोट करिए। पहला चीज सर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, अगर A1 बाई A2 का अनुपात B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा केस है, एक हल वाला, ठीक है। या फिर कह सकते हो, चलो यही लिख देता हूं, अद्वितीय हल होगा इसका, ठीक है। इसका कितना हल होगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। सर इसका मतलब कि कोई दूसरा हल नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब कोई दूसरा नहीं हल होगा, इसका मतलब एक बहुत अच्छी और बताया था, सिर्फ एक हल होना, ठीक है, सिर्फ एक हल होना, ठीक है, हल होना। अब सिर्फ एक हल होने का मतलब मुझे बताओ, ये लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी समांतर या संपाती, प्रतिच्छेदी। सिर्फ एक हल होने का मतलब सर एक बिंदु पर काटना, एक पॉइंट कॉमन होना, तो इसका लाइन कुछ ऐसा बनेगा प्रतिच्छेदी। तो यहीं से हमारा निकल के आ गया, भूल भी जाओगे ना तो रिलेट कर लोगे, सर अद्वितीय का मतलब एक हल होना,
एक हल होने का मतलब एक जगह काटना, इसका मतलब लाइन कैसा बनेगा। तो लाइन के बारे में आपसे पूछे अगर, ऑप्शन को देखना कि क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा आपका प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा इसका, इस केस में कहोगे सर इंटरसेक्टिंग बनेगा लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। थर्ड चीज, अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे नहीं जानना है कि अद्वितीय हल होगा, कितना हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, कैसा होगा, मुझे तो बस इतना बता दो कि लाइन ये इक्वेशन जो है संगत है कि असंगत है। संगत। तो सर, एक हल संगत। होना, एक हल होने का मतलब संगत होना। ठीक है, हल है ना, हल है तो संगत है। तो आपको सर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम संगत कहेंगे, संगत युग्म कहेंगे। ठीक है, ये जो समीकरण है संगत युग्म है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। इसको आश्रित बोलेंगे क्या? नो। आश्रित वाला था संपाति। ठीक है, आश्रित संपाति होता है, प्रतिच्छेदी नहीं होता। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कंसिस्टेंट है, इसमें आश्रित मत लगाना। ठीक है, चलिए ये समझ में आया सभी को। चलिए आगे अगला केस देखते हैं। ये तो हमने वही क्वेश्चन था, बस इस फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको अभी देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया इसको। आगे अगला कंडीशन पर आते हैं। सिंपली आप यहाँ पर आ जाओ, अगर हमारा कुछ ऐसा केस रहेगा, a1/2 सारे बराबर आ गए, a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सारे ही बराबर आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक समीकरण लिखा मैंने 2x + 3y - 8, या 8 के जगह पर मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा 5 = 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x + 6y - 10 = 0, कुछ ऐसा आपका आ गया। तो जब आप यहाँ पर इसको आप बोलोगे सर ये वाला समीकरण नंबर 1 है, इसको समीकरण 1 बोलेंगे, इस वाले को समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, 1 और 2, 2 समीकरण आ गया। तो पहले समीकरण को जो आप कंपेयर करोगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आप लोग मुझे बताइए चैट में लिखकर a1 का वैल्यू कितना आया, b1 का वैल्यू कितना आया, c1 का वैल्यू कितना आया। a1 का वैल्यू समीकरण 1 का x का गुणांक, कंपेयर ही तो करना है। तो आपको सर a1 का वैल्यू 2 आया, b1 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और c1 का वैल्यू कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है, a1 b1 c1 लिख दिया। चलो a2 b2 c2 आप लोग ना एक ही मैसेज में लिखो, जैसे ऐसे लिख सकते हो a, b, c, कॉमा लगाकर a b c के फॉर्म में लिखोगे, कॉमा लगाकर एक ही मैसेज में लिख दो a2 b2 c2। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि a2 कितना आएगा, b2 कितना आएगा और c2 कितना आएगा। हाँ जी, नाइस। तो a2 का वैल्यू आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इसको कंपेयर करेंगे इस वाले से, तो हमें दिख रहा है सर a2 का वैल्यू कितना है, x का गुणांक दूसरे समीकरण का 4, y का गुणांक दिख रहा है 6, और कांस्टेंट यानी अचर पद है -10। ठीक है, अब यहाँ पर आप तुलना करिए, a1/a2 निकालिए, a1/a2 कितना आएगा, तो अनुपात निकालोगे ना, तो 2/4, 2/4 कहने का मतलब इसको काटिएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, सारे 1/2 आएंगे, सारे 1/2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल दो सर a1/a2 जब किया तो 1/2 आया। अब b1/b2 करके देखते हैं, यहाँ वैल्यू तो लिखा ही हुआ है, तो b1/b2 करेंगे तो यहाँ पे दिख गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक के नीचे एक लिखिएगा। ठीक है, एक के नीचे एक लिखेगा तो काफी जल्दी से आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोलो सर 3/6, और 3/6 कहने का मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये भी कह रहे हो सर b1/b2 भी सर 1/6 आ रहा है। ठीक है, b1/b2 भी 1/6 आ रहा है। अब c1/c2 अगर निकाला, c1/c2 कितना आ रहा है, c1 का वैल्यू है -5, देखो यहाँ पर -5 है, c2 का वैल्यू -10, तो यहाँ -10 लिख दिया। इसको काटोगे तो आपको मिल जाए सर माइनस है तो माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस कैंसिल ही हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो फिर से 1/2 आ गया। तो यहाँ पर जब हमने तीनों अनुपात निकाला, तीनों अनुपात देखकर मुझे ये दिख रहा है बहुत ही क्लियरली कि सर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है सर a1/a2 वो b1/b2 के बराबर आया, और यही c1/c2 के बराबर आया। मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सारे ही बराबर आ गए। तो अगर कभी ऐसा केस बनता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका मतलब हम क्या क्या समझेंगे। पहला चीज ये समझेंगे सर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित अनेक हल होंगे, मतलब अनंत हल भी कह सकते हो, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। ठीक, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब लाइन कैसा बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि मुझे ये नहीं जानना है, मुझे जानना है कि लाइन कैसा बनेगा, ऑप्शन पूछा जाएगा संपाति, तो इसमें कहेंगे सर परिमित रूप से अनेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट जगह पर काटना। इनफाइनाइट जगह पर काटने का मतलब एक लाइन के ऊपर ही
दूसरा लाइन बना देना, तो यहाँ पर कहेंगे सर ऐसा केस बनेगा, और यहाँ पर कहेंगे सर ये संपाती रेखा बनेगा। ऐसा केस में संपाती रेखा बनेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और डिपेंडेंट भी होगा। हाँ, डिपेंडेंट भी होगा। कंसिडेंट लाइंस बनेंगे। लाइंस के बारे में पूछेंगे तो कोइंसिडेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि संगत होगा क्या असंगत होगा? होगा तो संगत, क्योंकि अनेक हल है, तो संगत तो लिखे दिया, लेकिन कैसा वाला संगत? आश्रित। ठीक है, एक वर्ड और बताया था, आश्रित वाला संग। संगत युग्म। ठीक है, बस इतना लिखते हैं, आश्रित संगत युग्म, मतलब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर। डिपेंडेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं डिपेंडेंट। चलो इसको मैं सही से लिख देता हूं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर। क्लियर? इतना समझ में आया? इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला हमारा? आगे सर अगला जो कंडीशन था, एक और था ना पैरेलल वाला, तो पैरेलल में कैसा होता है, क्या क्या चीज होती है? अगर सर हमारा कुछ ऐसा आता है, मान लो फिर से मैं एक दो समीकरण लिख देता हूँ, ये कंडीशन को अभी मत देखो, चलो इसको मैं काट दे रहा हूँ अभी। यहाँ पर मान लो 10 समीकरण लिख देता हूँ। मैंने लिखा 3x + 7y या -7y + 8 = 0। मैं यहां लिख रहा हूं 9x - 21y + 15 = 0। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, 9x - 21y + 15 = 0। तो ये तो दो समीकरण आपको दिख ही रहा है, समीकरण 1 और 2। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब आप इसके गुणांकों को जैसे मैंने बताया ना, एक एक मैसेज में लिखना है आपको। ठीक है, दो अलग अलग मैसेज मत करना। ठीक है, तो पहले वाले मैसेज में आप लिखो A1 A2 और A3 का वैल्यू। अच्छा, A1 A2 A3 लिख रहा हूँ, A1 B1 C1। ठीक है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इस वाले को कंपेयर करोगे इस वाले के साथ। ठीक है, तो इस दोनों को कंपेयर करके मुझे बताइए A1 B1 और C1 का वैल्यू। बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे सर A1 का वैल्यू क्या है? 3, x का गुणांक पहले समीकरण का, B1 का वैल्यू -7 और C1 का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है 8 है ना। ठीक है, 8 था। ठीक है, आप लिख दिया 8। अगले वाले समीकरण को देख के मुझे बताओ A2 B2 C2 कितना होगा? बिल्कुल ऐसा ही लिखना, एग्जाम में भी आप करोगे ना, बिल्कुल एक के नीचे एक लिखना, काफी जल्दी आपको दिख जाएगा। 9 - 21 और 15, यहाँ लिखेंगे सर 9, यहाँ पर B2 माइनस का 21 और C2 का वैल्यू 15। ठीक है, XY और कांस्टेंट वाले टर्म लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो निकाला A1/A2 का, कितना आ रहा है A1/A2? 3/9। 3/9 कहने का मतलब, 3/9 कहने का मतलब 1/3। 1/3। ठीक है, माइनस स्किप हो गया। माइनस कहां पर स्किप हुआ? माइनस कहीं मैंने छोड़ दिया क्या? बिल्कुल तो सही लिखा है, आपका स्किप हो गया। ठीक है, इसको सही कर लो। यहाँ पर आपका क्या आएगा सर? 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ पर आएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 आया। A1/A2 का वैल्यू 1/3 आया। तो मैं B1/B2 लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं B1/B2 निकालता हूँ, तो B1/B2 कितना आएगा? 1/3। B1/B2 1/3। यह भी 1/3 आ रहा है। देखो -7 को -21 से अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 के 21 1/3 ही आ रहा है, तो सर B1/B2 भी 1/3 आया। अब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आता तो कह देते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर आ गया, तब C1/C2 भी निकालेंगे। अब हम C1/C2 भी निकालेंगे। अब C1/C2 निकालने पर आ रहा है ये सर 8/15। ठीक है, 8/15 आ गया। अब ये 1/3 के बराबर आया क्या? या तो 1/3 नहीं होता, या तो 1/3 नहीं होगा। तो यहां से आप कह सकते हो ये वाला जो केस बन रहा है सर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर A1/A2 = B1/B2। ठीक है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, A1/A2 तो B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो ये अलग है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो कभी ऐसा दिख जाए कि एक बराबर का साइन भी आ गया और एक बराबर का साइन नहीं भी आया, ठीक है, दोनों ही चीज आ रहा है, बराबर भी बोल रहा है, बराबर नहीं भी बोल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो हमें क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको सिंपली आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। हाँ, नो सॉल्यूशन। यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको कहते हैं सर कोई हल नहीं होना, ऐसे वाले को कहते हैं कोई हल नहीं होना, इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होना।
कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब इनकंसिस्टेंट, और लाइन कैसा बनेगा, समांतर। कोई हल नहीं होने का मतलब सर कहीं नहीं काटेगा, और कहीं नहीं काटने का मतलब समांतर बन जाना। ठीक है, तो आप सीधे बोलोगे सर ये समांतर बन जाना ही तो कहेंगे इसको समांतर, यानी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। और इसको हम कहेंगे सर हल नहीं है, इसका मतलब इसको असंगत कहेंगे। ठीक है, अच्छा माइक बंद कर लो, किसी का तो ऑन है। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसी टाइप से चेक करते हैं, रेशियो निकालते हैं अनुपातों का। अब आपके एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन सीधे जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ना, सारी चीज रिवीजन हो जाएगा इस चार्ट से, और आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चार्ट देखिए। अगर आपके एग्जाम में बोला जाता है कि सर दो समीकरण मैंने दे दिया, कुछ भी इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही लिखा रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, यही लिखा रहेगा। पहला कंडीशन दे दिया सर ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू कहने का मतलब अद्वितीय, समीकरण का एक हल है। अद्वितीय हल लिख देता हूं। ठीक है, एक हल भी कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। और लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, एक जगह पर काटेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगे, और इसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। ठीक है, इसको संगत कहेंगे, संगत कहेंगे। तीनों ही बराबर आ जाए तो दोनों मतलब आपस में बराबर है, यहाँ भी बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर आ गया, इसको कहेंगे सर अनेक हल, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका लाइन कैसा बनेगा, समपाती। ठीक है, समपाती, यहाँ पर काटा और यहाँ पर एक के ऊपर एक लाइन चला जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, कैसा संगत, आश्रित, आश्रित संगत। ठीक है, आश्रित संगत। और लास्ट वाले को क्या कहेंगे, हाँ इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस वाले का कोई हल नहीं होगा। कब हल नहीं होगा, तो हल नहीं होने के लिए देखना, अगर कभी आ जाए ना एक बराबर नहीं, ऐसा जब भी आ जाएगा बोलना सर इसका कोई हल नहीं होगा। एक जगह बोलते हो बराबर, एक जगह बोलते हो बराबर नहीं। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे सर कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे सर, पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा। ठीक है, इसको समांतर कहते हैं, और इसको कहते हैं असंगत। ठीक है, इसको असंगत कहते हैं। समझ में आया इतना सारा चीज। अभी क्लास को खत्म करने में 5 मिनट और है, पोल कर ले। चलिए, तो अभी कुछ क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं, जो 2 क्वेश्चन करेंगे पोल में बस। पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा पोल करने के पहले इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है, बाद में रिवीजन के लिए काफी हेल्प करेगा आपका। बस इसमें ऐड कर लेना, इस वाले को संगत कहते हैं, इस वाले को आश्रित संगत कहते हैं, और यहाँ पर असंगत कहते हैं। ठीक है, संगत और असंगत भी ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए अभी आपके लिए पोल है। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा ये। क्वेश्चन आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। आराम से सोचो, क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन हर साल आया है, तो अगले साल भी आएगा। ठीक है, अगले साल भी आएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। बस बोला गया है कि अगर दो समीकरण युग्म में a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर है, b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर है, सारे आपस में बराबर हो गए, ऐसा केस बनता है तो आप क्या बोलते हो। ठीक है, इन चारों में कौन सा सही है, अद्वितीय हल वाला केस है क्या, या कोई हल नहीं है, या अपरिमित हल है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जाकर आंसर कीजिए। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होगा, बस आपने नोट बनाया होगा, नोट्स बनाया होगा, आप काफी जल्दी कर लोगे। समझ लिया है, आंसर आ जाएगा, हड़बड़ी मत करना बस। मैं कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पर। कंडीशन जो लिखा गया है वो ये लिखा हुआ है, a1 बटा a2 का अनुपात जब निकाला वो b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर आया, और यह भी c1 बटा c2 के बराबर आया। ठीक है, तो तीनों ही बराबर आ जाते हैं आपस में अगर, तो ऐसे केस में हमने क्या पढ़ाया था आपको। अब इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है। ठीक है, चलिए लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे। अभी 18 आंसर आए हैं, और अच्छी बात है कि यहाँ पर 18 में 18 आंसर सही है, लेकिन अभी भी अच्छी बात ये नहीं है कि सभी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 20 आंसर आ चुके हैं, 22 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड। 23 आंसर आए हैं, 23 में 22 सही, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहां पर टोटल 24 आंसर आए हैं।
24 में 23 आंसर सही है, 26 आंसर आ गया है, बढ़िया। और अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और आपका अभी चैट ओपन है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। आपको मैंने कंडीशन देखो यहीं पर बताया है, फिर से मैं इस पेज को ले आता हूं जहां पर आपको पढ़ा रहा था। हाँ, समरी स्लाइड हमारा कहाँ पर था, 1 सेकंड, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला सर कभी अगर ऐसा दिखता है कि सर सारे ही आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ जाए, B1 बटा B2 C1 से बटा C2 के बराबर आ जाए, तो संपाती रेखा होती है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक जगह पर एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो आप सभी का आंसर था, अपरिमित रूप से अनेक हल होना, ठीक है, क्योंकि अनंत जगह पर काट रहा है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर संगत, आश्रित वाला, ठीक है, इसे कहेंगे आश्रित वाला संगत या फिर आश्रित संगत युग, ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। लाइन कैसा बनेगा, लाइन कैसा बनेगा बताओ, संपाती, कोइंसिडेंट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, 7 तो हो चुका था, ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इस बार कंडीशन क्या लिखा गया, बस कंडीशन चेंज किया गया है, बाकी कुछ नहीं चेंज किया गया। कितने नंबर में क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको अगर अच्छे से याद रहेगा, रिवीजन करके जाओगे, तो 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। जितना टाइम आपको बस क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा, उतना देर में आप आंसर सोच भी लोगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभी 18 आंसर आ गया, 19 आंसर आ गया, बढ़िया। अच्छी बात यह है कि आप सभी लोग रुके, तो कई बार होता है कि कोई टॉपिक ऐसा हो जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास आपकी 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा चल सकती है। ऐसा नहीं कि आपके 8 बजे क्लास एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कभी 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा जाती है क्लास, तो आपको बने रहना है, जैसे आप लोग आज बने हुए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 23 आंसर आ चुका है, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड, बाकी सारे आंसर दीजिए जो बच्चों का भी नहीं हुआ है। बस करना क्या, देखो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन को देखकर आप थोड़ा सा सोचो कि हम लोग क्या पढ़े थे इससे रिलेटेड। 5 सेकंड मेंट कर रहे हैं, 5 4 3 2 1, चलो। तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे, चैट आपका ऑन किया गया है, यहाँ पर सिंपली आप कंडीशन को देखकर आपने बोला सर अगर हमारा कभी ऐसा दिखता है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो ये भी संगत वाला ही केस है, इसमें भी हल होगा, हल तो होगा, लेकिन कितने हल, सॉरी, हल कितने होंगे, अन्य कितने हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। तो ऐसे केस को हमने बोला था सर सिर्फ एक हल होना, इसका लाइन बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। हो सकता है ना कि आपके ऑप्शन में दे दे कि कैसा लाइन बनेगा, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर प्रतिच्छेदी बनेगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक बिंदु पर काटना, इसमें सिर्फ एक हल होना, एक हल होने का मतलब अद्वितीय हल, यूनिक हल, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। यूनिक क्या कहते हैं, अद्वितीय क्यों कहते हैं, मान लो जैसे कह रहे ताजमहल पूरे वर्ल्ड में कितना है, एक ही है, तो यूनिक है, इसलिए अद्वितीय है, ठीक है, कहते हैं अगर एक हल है तो उसको यूनिक कह देते हैं, अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर है अगले क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप रुक कर भी पूछिए, समझ में आ गया है तो वाई लिख के मुझे कंफर्म करिए और अभी क्लास आप लेफ्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो बताइए, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो।